Hello everyone, I am Rachna Dikshit and once again welcome to RS Group of Schools। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिंदी ग्रामर से समास, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे समास क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त या किसी वाक्य को या शब्द को छोटा करना। वाक्य तो नहीं लेकिन शब्द को छोटा करना। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। जिस प्रकार उपसर्गों और प्रत्ययों की सहायता से यौगिक शब्द बनाए जाते हैं, उसी प्रकार समासों में भी यौगिक शब्द बनते हैं। अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के योजक चिन्हों को हटा दिया जाए तो उससे एक नया संक्षिप्त शब्द बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं हम, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, तो ये थोड़ा उतना प्रभावी नहीं लग रहा है। अब अगर इसको हम दूसरे उससे बोलेंगे तो यहाँ पे इसको हटा करके राजपुत्र, राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है हाथ से लिखा हुआ, तो ये बोलने में उतना प्रभावी नहीं लग रहा है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, हस्तलिखित। ये दोनों राजपुत्र और हस्तलिखित जो है वो समास के उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसको आप देख सकते हैं। दो परस्पर संबंध रखने वाले शब्द मिलकर जब एक सार्थक शब्द बनाते हैं। राजा का पुत्र, यहाँ पे दो परस्पर संबंध रखने वाले शब्द अगर मिल जाते हैं और एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह क्या होता है, यदि समस्त पद को तोड़कर फिर से अलग अलग पुनः अलग अलग लिखा जाए तो इसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कमल नयन, कमल नयन जो है वो एक समस्त पद है जिसका पूर्व पद क्या है, कमल, और उत्तर पद है नयन। तो इस समस्त पद को अगर हम विग्रह कर देंगे, अगर इसको तोड़ के लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कमल जैसे नयन। ऐसे त्रिलोक समस्त पद है, लेकिन अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो तीनों लोकों का समूह यानी त्रिलोक। समास और इसके भेद। सामान्यतः समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। आइए पहला देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी यहाँ कई सारे प्रकार दिखाए गए हैं, जिसमें जो है कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, संबंध, अपादान और अधिकरण के बारे में दिया गया है। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में बाद वाले पद को हम क्या कहते हैं, उत्तर पद। अभी हमने पीछे पढ़ा भी था। जिस समास में बाद वाला यानी उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करते समय पहले पद के पीछे, विग्रह जब हम करते हैं तो पहले पद के पीछे कोई परसर्ग यानी ने, का, को, के, लिए, में से आदि आता हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण अगर हम देखें तो देशभक्ति, देशभक्ति, तो यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ेंगे, इसको अलग करेंगे तो क्या कहेंगे, देश के लिए भक्ति। यहाँ पे समास विग्रह, समस्त पद क्या है, देशभक्ति, और समास विग्रह अगर किया तो देश के लिए भक्ति। ऐसे ही पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, रेखांकित, रेखा से अंकित, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का, इसमें भी देखो तत्पुरुष में भी हमने पढ़ा था कि उत्तर पद प्रधान हो, और इसमें भी जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। यानी जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय या उपमान का संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जिन पदों में उपमा या रूपक अलंकार होता है उनमें प्रायः जो है कर्मधारय समास देखने को मिलता है। कौन कौन सा, एक तो उपमा और दूसरा रूपक।
अब इसमें अगर समस्त पद हम लेते हैं तो आपके उसमें दिया हुआ चंद्रमुखी, यानी चंद्र जैसा, यानी चंद्रमा जैसा मुख। नील कमल, नीला कमल। अगला पढ़ेंगे हम द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास होता है जिस समास का पहला, बहुत सिंपल है ये समास, पहचानने में भी आसान होता है, कि जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक। पहला पद जो है वो संख्यावाचक हो और उसका अर्थ किसी समूह का बोध कराता हो। दो चीज़ें याद रखना, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो और उसका अर्थ जो हो वो किसी समूह का बोध कराता हो, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, जैसे यहाँ पे चौमासा दिया हुआ है, ये चौराहा लेते हैं, तो चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, ठीक है। नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह। नवरात्र यानी 9 रात्रियों का समूह। तो हमने क्या पढ़ा कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, तो यहाँ पे नवग्रह, त्रिलोक, नव, 8, 2, 100 और शताब्दी, शत, मतलब इन चीज, पहला जो उत्तर पद है वो क्या है? संख्यावाचक है और उसका जो लास्ट में हम लोग देखते हैं कि उसका अर्थ किसी समूह का बोध करा रहा हो, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अगला है द्वंद्व समास। ये समास भी पहचानने में इजी होता है। द्वंद्व, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। यहाँ पर कोई एक पहला पद दूसरा पद का नहीं, यहाँ पर क्या है? दोनों पद जो हैं वो प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ये जैसे हम लोग पढ़ते हैं भाई बहन, राम लक्ष्मण, अमीर गरीब, पाप पुण्य, सीताराम, ऊंच नीच, ये सब जो हैं। तो यहाँ पे अगर हम भाई बहन डैश लगा हुआ तो हम क्या पढ़ेंगे? भाई और बहन, राम और लक्ष्मण, पाप और पुण्य, राधा और कृष्ण। अगला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, पहला पद जो है वो अव्यय हो, इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता है, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता है। दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे इसको, कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समास हो जाने पर उसका समस्त पद अव्ययी बन जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में मुख्य रूप से अ, भर, नि, अन, यथा, प्रति, बा, मतलब ऐसे जो अव्यय होते हैं जिनका कोई अपना पर्टिकुलर कोई मीनिंग नहीं होती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जन्म भर, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जन्म भर, तो जन्म भर, और अगर इसको हम समास विग्रह कर लें किसका? आजन्म का। आजन्म एक समस्त पद है और इसका विग्रह करेंगे तो जन्म भर, इसके आगे क्या लग गया? आजन्म। तो जन्म मतलब पैदा हुआ, और अगर आ आगे लगा दिया गया तो हो गया जन्म भर। और भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यथाशक्ति, शक्ति के आगे यथा लगा दिया यानी शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के आगे यथा लगाया गया, क्रम के अनुसार उसके आगे यथा लगा दिया गया। एक पेट एक शब्द था, इसके आगे अव्यय क्या लगाया गया? भर, तो पेट भर कर हो गया। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? अब आता है बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हों, यानी अगर हम देखें तो इसमें ना तो पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा, पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान नहीं है, अपितु अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। थोड़ा सबसे ये भी सबसे अलग है कि जिसमें ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, बल्कि कोई तीसरा यानी अन्य पद जो है वो प्रधान है।
उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। और इस समास का विग्रह करते समय प्रधान अर्थ वाले अन्य पद की ओर यत सर्वनाम से संकेत कर दिया जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। दशानन, दशानन, अगर हम इसका दश है आनन मुख, जिसके अर्थात रावण, यहाँ पे अर्थात यत या जिसके, तो एक जैसे ही हम जिसके लगाएंगे तो वहाँ पे जिसका जिसके कुछ भी लगाएंगे तो एक नया शब्द बन के आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं, सब जानते हैं, गणेश जी को। लेकिन अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो लंबा है उदर जिनका, आया, जिनका अर्थात गणेश। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। पीताम्बर, पीला है अंबर वस्त्र, पीला है वस्त्र जिनका अर्थात श्री कृष्ण। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर मस्तक, जिसके मस्तक पर चंद्रमा है वो कौन है, शिव जी। चतुर्मुख, चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। तो ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत जो समस्या होती है वो ये होती है कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। तो कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है, इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ। और बहुब्रीहि में समस्त पद के दोनों पद में विशेषण विशेष का संबंध नहीं, अपितु वह समस्त पद किसी तीसरे किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण करवाता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौड़ हो जाता है और कोई भिन्नार्थ ही प्रधान होता है, जैसे नील प्लस कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। और वहीं पर इस कर्मधारय में अगर हम इसको देखेंगे तो नीलकंठ, तो इसको क्या बोलेंगे, नीलाकंठ। इसका विग्रह क्या है, नीलाकंठ, और जब इसका समस्त पद बनाते हैं तो नीलकंठ। और यहाँ पे नीलकंठ एक मतलब किसी तीसरे ओर के इशारा कर रहा है कि नीलकंठ कौन है, नीला है कंठ जिनका, वो कौन है, अर्थात शिव जी हैं। थैंक यू।